कैसे हैं आप सब। तो स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14 सेंटर स्टेट रिलेशन। तो हमारी लक्ष्मीकांत का 6th एडिशन चल रहा है और पूरी ही प्लेलिस्ट अपलोड हो चुकी है। जो भी रिमेनिंग चैप्टर्स में ऐड ऑन हो रहे हैं वो ऐड किए जा रहे हैं। तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो अपडेट जो भी वीडियोस ऐड होनी है वो आपको नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर सेंटर स्टेट रिलेशन। जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो फेडरल है स्ट्रक्चर के अंदर, लेकिन उसके अंदर जो पावर्स हैं वो डिवाइडेड है लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, फाइनेंशियल में सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड की गई है। और ये अभी हम आगे डिस्कस करेंगे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है पावर्स का। हाउएवर कोई भी जो जुडिशियल पावर में कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन या डिवीजन नहीं किया गया हमारे संविधान के अंदर, जो कि जिसने एस्टेब्लिश करी है हमारे संविधान ने एक इंटीग्रेटेड जुडिशरी सिस्टम कि जो कि सेंट्रल लॉज और स्टेट लॉज दोनों को ही एनफोर्स किया जाता है केवल जो सिंगल इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम है उसके थ्रू ही। नेक्स्ट पैराग्राफ में बताता है कि दो जो सेंटर और स्टेट है वो अपनी रेस्पेक्टिव फील्ड में सुप्रीम है, लेकिन जो मैक्सिमम हार्मनी और कोऑर्डिनेशन है उनके बीच में वो जरूरी है जिससे कि इफेक्टिव कोऑपरेशन हो सके, इफेक्टिव ऑपरेशन हो चुके। जो भी फेडरल सिस्टम है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है पावर्स का बिटवीन द सेंटर और स्टेट का, जो फेडरल ये भी जो सिस्टम है इसका इफेक्टिव यूज तभी हो पाएगा जब उनके बीच में हार्मनी और कोऑर्डिनेशन रहेगा। हेंस जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने एक एलिबरेट प्रोविजन दिया है जिससे कि जो भी वेरियस डायमेंशंस हैं रिगार्डिंग रिलेशन बिटवीन सेंटर और स्टेट उन्हें सोल्व किया जा सके। और उसके रिगार्डिंग ये 3 हेडिंग्स में हम सेंटर स्टेट रिलेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन, नेक्स्ट देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, फिर हम स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल रिलेशन। तो इसकी 3 वीडियो अपलोड होंगी। फर्स्ट वीडियो में आप देखेंगे लेजिस्लेटिव रिलेशन, नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन एंड इन थर्ड वीडियो यू विल सी फाइनेंशियल रिलेशंस। तो स्टार्ट करते हैं विद आवर फर्स्ट हेडिंग दैट इज लेजिस्लेटिव रिलेशंस। तो पहले ही जैसे आता है तो इम्पोर्टेंट है कि आर्टिकल कौन सा मेंशन है। तो आर्टिकल 245 से लेके 255 पार्ट 11 में हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये डील करता है लेजिस्लेटिव रिलेशन सेंटर और स्टेट के बीच में। और बिसाइड दिस और भी आर्टिकल हैं जो सेम सब्जेक्ट से डील करते हैं, लेकिन एट प्रेजेंट जो आर्टिकल 245 से 255 इन पार्ट 11 ये ही डील करते हैं लेजिस्लेटिव रिलेशन जो सेंटर और स्टेट के बीच में है। और लाइक एनी अदर फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कि दूसरे जो फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन है उनकी ही तरह जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसने भी जो कानून बनाने की जो लेजिस्लेटिव पावर है उसको भी सेंटर और स्टेट के बीच में डिवाइड किया है। कि किस रेस्पेक्ट में, इन रेस्पेक्ट ऑफ बोथ द टेरिटरीज, कि सेंटर अपने जो टेरिटरी है कि उसके अंडर जो कानून बनाता है और जो स्टेट है कि अपने स्टेट की जितनी टेरिटरी है में जो पावर कर रहा है उतने पर ही वो कानून बना सकता है। फर्दर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रोवाइड करता है एक पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर इन द स्टेट फील्ड कि जो पार्लियामेंट है जो सेंटर है वो भी जो स्टेट लिस्ट के मैटर्स हैं उसमें कानून उसमें लेजिस्लेचर बना सकते हैं अंडर जो 5 एक्स्ट्राऑर्डिनरी कंडीशंस हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे सभी। थर्स जो 4 एस्पेक्ट हैं सेंटर स्टेट रिलेशन के वो यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इसको आप ट्रिक से कैसे याद रखेंगे, दैट इज टीडीपीसी। टीडीपीसी हमने क्यों याद किया जो फर्स्ट है, तो ये हम इसके वर्ड्स आपको जब याद रहेंगे तो आपको ऐसे याद रहेगा। नेक्स्ट हम इसका जो फेज देखेंगे जो एग्जीक्यूटिव पावर है तो वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है तो ये टीडीपीसी। तो इसमें हम फर्स्ट देखेंगे जो टेरिटोरियल एक्सटेंट है सेंट्रल और लेजिस्लेटिव जो स्टेट लेजिस्लेचर का कि कितने टेरिटोरियल एरिया तक इनकी जो पावर है वो चलती है ऑफ सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर का कि कितने एरिया तक इनका जो लेजिस्लेचर है वो चलता है। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने डिफाइन की है कि जो टेरिटोरियल लिमिट है ऑफ द लेजिस्लेटिव पावर्स जो कि सेंटर और स्टेट को दी गई है इन द फॉलोइंग वेज। तो ये हम डिस्कस करते हैं। तो जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है फॉर द होल और किसी भी छोटे पार्ट के लिए भी ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो टेरिटरी ऑफ इंडिया में क्या क्या इंक्लूड है, इसमें स्टेट्स भी आती हैं, यूटीज भी आती हैं और कोई अदर एरियाज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्वायर कर लेती है या उसके अंदर इंक्लूड किया गया वो सभी इसके अंदर आ जाता है। जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कानून बना सकती है फॉर द होल और किसी भी पार्ट के जो स्टेट के अंदर। और जो लॉ है स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा बनाया गया वो स्टेट से बाहर नहीं लगता जब तक कि जो ऑब्जेक्ट है और स्टेट के बीच में नेक्सस ना बन जाए। और जो पार्लियामेंट है वो ही केवल जो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लेजिस्लेचर बना सकती है कि अपनी टेरिटरी से बाहर भी। तो जो लॉ है पार्लियामेंट का वो इंडियन सिटीजन पे एप्लीकेबल होता है और उनकी जो प्रॉपर्टी है किसी भी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में। हालांकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो सर्टेन रिस्ट्रिक्शन प्लेस करता है ऑन द प्लेनरी टेरिटोरियल जुरिडिक्शन पार्लियामेंट की। दूसरे शब्दों में कहें जो लॉ है पार्लियामेंट का वो एप्लीकेबल नहीं होता, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन दी गई है। तो जो प्रेसिडेंट है
वो रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर द पीस, प्रोग्रेस एंड गुड गवर्नेंस 5 यूटीज के लिए। तो इसमें जो नाम दिए गए दैट इज अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, लक्षद्वीप, तो दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, तो ये मर्ज हो चुके हैं, तो डेट्स वाई तो ये अपडेट नहीं किया गया यहाँ पे। और नेक्स्ट है लद्दाख, तो एक रेगुलेशन सो एज टू बी द सेम फोर्स एंड द इफेक्ट एज एन एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट, वो रिपेल भी कर सकते हैं और अमेंड भी कर सकते हैं किसी भी एक्ट पार्लियामेंट को इन रिलेशन टू दीज यूटीज। तो ये बेसिकली यही बोला जा रहा है कि जो प्रेसिडेंट साहब हैं वो रेगुलेशन बना सकते हैं फॉर द पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट इन 5 यूटीज का, तो कहीं तो 4 यूटीज, बिकॉज ये दादरा एंड नगर दमन एंड दीव मर्ज कर दी गई है। और जो रेगुलेशन बनाया जाता है जो प्रेसिडेंट साहब द्वारा, उसकी सेम फोर्स होती है जो और सेम इफेक्ट होता है जो एक एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट का होता है। और ये अमेंड भी कर सकते हैं जो प्रेसिडेंट साहब है, और रिपेल भी कर सकते हैं कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का जो भी यूटीज के रिगार्डिंग रिलेशन में है। और जो गवर्नर है वो एम्पावर है कि वो डायरेक्ट कर सकते हैं कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का वो शेड्यूल एरिया में डज नॉट अप्लाई, कि अप्लाई नहीं होगा इन द स्टेट। अगर अप्लाई भी होगा तो कुछ स्पेसिफाइड उसके अंदर मॉडिफिकेशन की जाएगी, एक्सेप्शंस होंगे। नेक्स्ट कहते हैं कि जो गवर्नर है असम के मेल लाइब्रेरी, वो डायरेक्ट करते हैं कि कोई भी एक्ट पार्लियामेंट का वो अप्लाई नहीं होगा ट्राइबल एरियाज में जहाँ पे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स होती हैं स्टेट के अंदर, और अगर अप्लाई भी होगा तो वही मॉडिफिकेशन के साथ या एक्सेप्शंस के साथ होगा। और जो प्रेसिडेंट है वो इंजॉय करते हैं सेम पावर कि जो ये गवर्नर ऑफ आसाम इंजॉय करते हैं। तो जो प्रेसिडेंट है किस एरिया के लिए इंजॉय करते हैं सेम पावर रिगार्डिंग द ट्राइबल एरियाज जो मेघालय के हैं, त्रिपुरा के हैं और मिजोरम के हैं। तो इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखेंगे। तो आप इसको हमने जो ट्रिक्स याद किया था कि ATMM, तो उसमें वही एरियाज है। तो A तो गवर्नर के पास है पावर, बाकी जो MT और M है जो ATM है, तो उसमें जो पावर्स है जैसे हमने आपको जो डिस्कस किया था, वेट मिनट, ATMM, तो जो आसाम है यहाँ पे जो गवर्नर साहब के पास है ये पावर, और जो लास्ट के 3 है इनमें जो यही सेम जो पावर है एंजॉय कर रहे हैं प्रेसिडेंट साहब। नेक्स्ट मूव करते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का, जैसे आपको ट्रिक बताई गई थी TDPC, तो हमने T जो टेरिटोरियल इनका डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट देखना है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है 3-4 डिस्ट्रीब्यूशन लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट का सेंटर और स्टेट के बीच में, कि लिस्ट 1 है, लिस्ट 2 है, कि लिस्ट 1 क्या है, यूनियन लिस्ट है, और लिस्ट 2 है स्टेट लिस्ट, लिस्ट 3 है कॉन्करेंट लिस्ट, और ये किस शेड्यूल के अंदर मेंशन है, ये 7th शेड्यूल के अंदर मेंशन है। और जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो किसी भी मैटर जो यूनियन लिस्ट के अंदर लिखा गया है उसके ऊपर कानून बना सकती है। और एट प्रेजेंट 98 सब्जेक्ट है उसमें, ओरिजिनली 97 सब्जेक्ट थे। तो नाम क्या क्या है, डिफेंस है, बैंकिंग है, फॉरेन अफेयर है, करेंसी, एटॉमिक एनर्जी है, इंश्योरेंस है, ये सभी मैटर्स हैं। तो इंपॉर्टेंट है ये, तो आप अपने माइंड में रखा कीजिए कि कौन सा मैटर किस सब्जेक्ट लिस्ट में पढ़ रहा है। नेक्स्ट है कि जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो भी नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज में उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है। तो यहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज कीवर्ड इसलिए मेंशन किया गया है बिकॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी जो सर्कमस्टेंसेज हम आगे देखेंगे कि पार्लियामेंट एम्पावर हो जाती है कि वो स्टेट की लिस्ट पे भी कानून बना सकती है, कि वो 5 कंडीशन क्या है वो डिस्कस करेंगे। दैट्स वाई यहाँ पे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेज मेंशन किया गया कि इसके पास एक्सक्लूसिव पावर होती है कि वो कानून बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू एनी मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंदर डाला गया है। और एट प्रेजेंट 59 सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट के अंदर, ओरिजिनली 66 सब्जेक्ट थे, लाइक पब्लिक ऑर्डर की पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, एग्रीकल्चर, प्रिजन, लोकल गवर्नमेंट एंड फिशरीज। और दोनों ही थर्ड पॉइंट में बोलता है कि दोनों जो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर है वो जो भी मैटर्स कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है उन दोनों पे ही कानून बनाने के लिए एम्पावर है। और ये लिस्ट जो है उसमें एट प्रेजेंट 52 मैटर्स हैं, ओरिजिनली 47 मैटर थे, लेकिन जो 5 मैटर हैं वो स्टेट लिस्ट से इसमें ट्रांसफर कर दिए गए। और इसमें जो एग्जांपल है दैट इज क्रिमिनल लॉ एंड प्रोसीजर, सिविल प्रोसीजर, मैरिज एंड डिवोर्स, पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। और जो 42nd अमेंडमेंट एक्ट था जिसे कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं 1976, इसने ये 5 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में फ्रॉम द स्टेट लिस्ट ट्रांसफर कर दिए। तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजरमेंट, प्रोटेक्शन वाइल्ड लाइफ का और बर्ड्स का, और सभी जो जस्टिस है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, कॉन्स्टिट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन सभी कोर्ट का एक्सेप्ट सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इन्हें छोड़ के सभी और कोर्ट्स का एडमिनिस्ट्रेशन का उनका ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जो मैटर्स हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर डाल दिए गए हैं फ्रॉम द स्टेट लिस्ट बाय द 42nd अमेंडमेंट 1976। और जो फोर्थ पावर है कि जो पार्लियामेंट है उसके पास पावर है कि वो कोई भी मैटर जो भी एक इन स्टेट लिस्ट के अंदर भी मेंशन नहीं है उसमें कानून बना सकते हैं, कि पार्लियामेंट हैज पावर
to make laws with respect to any matter for any part of the territory of India not included in a state, even though that matter is one which is enumerated in a state list. और ये प्रोविजन है हैज रेफरेंस टू द यूटीज और द एक्वायर्ड यूटीज। तो यहाँ पे वही उन्हीं यूटीज के बारे में बात की जा रही है कि जैसे हमने टेरिटरी ऑफ इंडिया में पढ़ा था हमने कि टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूड टेरिटरी ऑफ स्टेट्स और यूटीज, और जो एक्वायर्ड यूटीज होती हैं, एक्वायर्ड टेरिटरीज होती हैं, तो उनके रिगार्डिंग पावर में जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर है कि वो कानून बना सकती है, भले ही वो स्टेट में इंक्लूड ना भी हो। और जो 101 अमेंडमेंट एक्ट था 2016 का, उसके अंदर स्पेशल प्रोविजन था रिगार्डिंग जीएसटी। जैसे आपको हमने जो पीटी की सीरीज भी चल रही है वहाँ पे ये ट्रिक्स कराया था जीवन, तो जो जीएसटी है, तो अकॉर्डिंगली जो पार्लियामेंट है और स्टेट लेजिस्लेचर है उसके पास अब पावर है कि वो कानून बना सकती है रिगार्डिंग जो भी गुड्स और सर्विस के टैक्स है जो भी यूनियन और स्टेट द्वारा इम्पोज किया जा रहा है। फर्दर जो पार्लियामेंट है उसके पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो कानून बना सकती है किन रेस्पेक्ट में कि जो भी गुड और सर्विसेज लगाया जा रहा है, जहाँ पे जो गुड और सर्विसेज की सप्लाई हो रही है और जहाँ पे जो इंटर स्टेट ट्रेड हो रहा है, उन रिगार्डिंग जो पार्लियामेंट है वो एम्पावर है कि वो टैक्स लगा सकती है कि कानून बना सकती है रिगार्डिंग जीएसटी। नेक्स्ट है कि जो पावर है टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू रेजिडरी सब्जेक्ट, कि जो भी सब्जेक्ट्स कि जो ना तो यूनियन लिस्ट के अंदर है ना ही स्टेट लिस्ट के अंदर है ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो वो जो सब्जेक्ट तीनों ही लिस्ट में नहीं है तो वो उन्हें बोलते हैं रेजिडरी सब्जेक्ट। तो जो पार्लियामेंट है वो बना सकती है सब्जेक्ट मतलब कानून इन ऑन द सब्जेक्ट और रेजिडरी सब्जेक्ट, दैट इज जो मैटर जो तीनों ही लिस्ट में नहीं है वो पावर पार्लियामेंट को दी गई है। और जो रेजिडरी पावर है लेजिस्लेचर की, इसमें क्या पावर भी इंक्लूड है कि जो टैक्स है रेजिडरी टैक्स वो भी इम्पोज किया जा सकता है, तो ये पावर भी पार्लियामेंट के पास ही दी गई है। और फ्रॉम द अबव स्कीम ये क्लियर हो चुका है कि जो भी नेशनल इंपोर्टेंस का मैटर होता है और जिसमें यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेचर नेशनल वाइड कि एक मत्ता एक साथ यूनिनमस एक कंसर्न चाहिए होता है पूरे ही नेशन का, तो वो जो मैटर होता है वो यूनियन लिस्ट के अंदर होता है। और जो मैटर रीजनल इंपोर्टेंस का होता है, लोकल इंपोर्टेंस का होता है, और जिसमें कि डाइवर्सिटी ऑफ इंटरेस्ट भी परमिट होता है, जिसमें कि इतनी ज़्यादा एक साथ चलने की आवश्यकता नहीं होती, तो वो स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन किया जा सकता है। तो आप इतने कॉमन सेंस है जब आपको कहीं भी स्टेट बीसीएस या कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो तीनों ही लिस्ट में आप ये जो कीवर्ड्स हैं कि नेशनल इंपोर्टेंस का मैटर है तो यूनियन लिस्ट का होगा, तो जो दूसरा है कि लोकल रीजनल मैटर्स है तो इसके एग्जाम्पल ध्यान रखेंगे जो सैनिटाइजेशन है और पब्लिक हेल्थ है, सभी चीज़ें तो ये स्टेट लिस्ट का पार्ट है। और जो मैटर जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ लेजिस्लेचर जिसमें रिक्वायर्ड तो है थ्रू आउट द कंट्री लेकिन एसेंशियल नहीं है, तो ये कॉन्करेंट लिस्ट में होता है और ये यूनिफॉर्मिटी से डाइवर्सिटी परमिट करता भी है। और यूएस के अंदर ओनली जो फेडरल गवर्नमेंट है ओनली द पावर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट जो इनोमिनेट की गई है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जो रेजिडरी पावर है ये स्टेट के पास दे दी गई यूएस के अंदर, लेकिन हमारे इंडिया के अंदर ये सेंटर के पास जो पार्लियामेंट है उसके पास ही है। जो ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो फॉलो करता है अमेरिकन पैटर्न ऑफ सिंगल इनोमिनेशन ऑफ पावर ही, लेकिन जो कनाडा में के अंदर ऑन द अदर है जो डबल इनोमिनेशन है कि जो फेडरल और प्रोविंशियल के अंदर भी जो रेजिडरी पावर है वो सेंटर को ही दी गई है। दैट्स वाई जो रेजिडरी सब्जेक्ट है ये हमने बोरो किया फ्रॉम द कनाडा। ये सेलिएंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के लास्ट में टेबल में हमने डिस्कस भी किया था। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है 1935 का वो प्रोवाइड करता है 3-fold इनोमिनेशन कि फेडरल, प्रोविंशियल और कॉन्करेंट, जो ऑलरेडी चैप्टर नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड था। तो जो प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन जो भी स्कीम फॉलो की जा रही है वो इसी एक्ट के अकॉर्डिंग की जा रही है, लेकिन उसमें केवल एक डिफरेंस है कि जो भी अंडर दिस एक्ट की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935 का जो रेजिडरी पावर है वो ना तो फेडरल लेजिस्लेचर को दी गई थी ना ही प्रोविंशियल लेजिस्लेचर को दी गई थी, बट ये पावर दी गई थी गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को। और इस रेस्पेक्ट में जो इंडिया है वो कैनेडियन मॉडल को फॉलो कर रहा है और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक्सप्रेसिवली सिक्योर करता है कि जो यूनियन लिस्ट है उसका जो डोमिनेंस होना चाहिए टू द स्टेट लिस्ट, कि जो भी कानून अगर कोई भी कोलाइड करेगा बिटवीन द यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट तो उसमें जो प्राथमिकता होगी वो यूनियन लिस्ट की होगी। और सिमिलर विद द कॉन्करेंट लिस्ट अगर दोनों के बीच में हो रहा है कि कॉन्करेंट और स्टेट लिस्ट में, थस इन केस ऑफ ओवरलैपिंग बिटवीन द यूनियन लिस्ट और स्टेट लिस्ट तो जो फॉर्मर है दैट इज यूनियन लिस्ट वो प्रिवेल करेगा। और अगर ओवरलैपिंग हो रही है यूनियन लिस्ट में और कॉन्करेंट लिस्ट में उस केस में भी जो यूनियन लिस्ट है वो ही प्रिवेल करेगा। इसमें आपको याद करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कॉमन सेंस से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। और जब भी कॉन्फ्लिक्ट होगा कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट में तो इसमें जो कॉन्करेंट लिस्ट है वो प्रिवेल करेगा।
और इन केस अगर सेंट्रल लॉ और स्टेट लॉ के बीच में कन्फ्लिक्ट होता है किसी भी सब्जेक्ट में जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है, तो जो सेंट्रल लॉ है वो प्रिवेल करता है स्टेट लॉ के ऊपर। कि लेकिन एक एक्सेप्शन क्या है कि जब भी स्टेट लॉ रिजर्व रखा जाता है कि प्रेसिडेंट साहब का इसको कंसिडरेशन के लिए, तो अगर उसको एसेंट मिल जाता है प्रेसिडेंट साहब का, तो जो स्टेट लॉ है वो सेंट्रल लॉ के ऊपर प्रिवेल कर जाता है। लेकिन इस केस में भी जो पार्लियामेंट है वो इतनी उसको कॉम्पिटेंस है कि उसको क्षमतावान बनाया गया है कि वो इस डिसीजन को भी, कि जो इस कानून को भी ओवरराइड कर सकती है, कि एक दूसरा कानून बना सकती है ऑन द सेम मैटर। नेक्स्ट देखते हैं टीडीपीसी में हमारा जो पी है, दैट इज पार्लियामेंट्री लेजिस्लेचर इन द स्टेट फील्ड। तो जो अब स्कीम है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द सेंटर और स्टेट इज टू बी मेंटेन इन नॉर्मल टाइम्स। तो जैसे आपको बताया गया था वहां पे कीवर्ड मेंशन था, जो स्टेट है वो नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में लॉ बना सकती है इन द एरिया जो भी उसकी टेरिटरी ऑफ स्टेट के अंदर है, और ये वही चीज यहाँ पे मेंशन की जा रही है। और लेकिन बट अब नॉर्मल टाइम्स में जो स्कीम है डिस्ट्रीब्यूशन की वो मॉडिफाइड की जा सकती है और सस्पेंड भी हो सकती है। दूसरे शब्दों में कहें, जो कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर करता है पार्लियामेंट को कि वो कानून बना सकती है जो भी सब्जेक्ट है स्टेट लिस्ट में, उनके ऊपर भी किन कंडीशन में, जो 5 एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंडीशन है उनके अंदर। तो 5 कंडीशन हम पढ़ लेते हैं। पहली कंडीशन है कि जब राज्यसभा एक रेजोल्यूशन पास कर दे, तो जो राज्यसभा है वो डिक्लेयर करना पड़ता है उसको कि ये जरूरी है नेशनल इंटरेस्ट में कि जो पार्लियामेंट है उसको जो भी कानून बनाना पड़ेगा रिगार्डिंग गुड और सर्विसेज टैक्स है और मैटर जो स्टेट लिस्ट के अंदर है, अगर वो राज्यसभा ऐसा डिक्लेयर कर देती है तो जो पार्लियामेंट है वो क्षमतावान बिकम कॉम्पिटेंट कि वो कानून बना सकती है उस सब्जेक्ट पे और स्टेट लिस्ट के अंदर। और जो रेजोल्यूशन, ऐसा रेजोल्यूशन होता है राज्यसभा का, उसे सपोर्ट मिलनी चाहिए 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट ऑन वोटिंग की। और जो रेजोल्यूशन होता है वो 1 साल तक रहता है और ये जो रिन्यू होता रहता है नंबर ऑफ टाइम, लेकिन ये 1 साल से ऊपर नहीं होता इसका टाइम पीरियड। और जो ये कानून भी रेजोल्यूशन के थ्रू बनाया जाता है, वो जब रेजोल्यूशन का एंड हो जाता है तो उससे 6 महीने बाद जो कानून इसके थ्रू बनाया जाता है वो भी एंड हो जाता है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और जो प्रोविजन है ये जो स्टेट लेजिस्लेचर की पावर को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता, कि सपोज कि हमने अभी डिस्कस किया कि जो पार्लियामेंट है वो स्टेट लिस्ट के जो एक मैटर पे ये कानून बना रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो स्टेट है वो अभी इस मैटर पे कानून नहीं बना सकती। वो ये लास्ट पैराग्राफ में कहा जा रहा है स्टेट के पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टेट को कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, स्टेट भी इस मैटर पे जो लॉ है वो बना सकती है। बट इन केस की अगर इनकंसिस्टेंसी है कि जो पार्लियामेंट में भी लॉ बना दिया इस मैटर पे, स्टेट ने भी लॉ बना दिया, तो उस केस में आप कॉमन सेंस से सोच सकते हैं कि जो पार्लियामेंट का लॉ है वो ही प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट देखते हैं कि ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी कि जो पार्लियामेंट है वो एक्वायर करते हैं जो पावर कि वो कानून बना सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू गुड और सर्विसेज टैक्स या कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट के अंदर है। और जब प्रोक्लेमेशन होता है नेशनल इमरजेंसी का उस दौरान, और जो लॉ बनाया जाता है वो इन ऑपरेटिव हो जाता है कि 6 महीने की जब इमरजेंसी खत्म हो जाती है उसके 6 महीने बाद जो कानून बनाया जाता है वो इन ऑपरेटिव हो जाता है। और हेयर ऑल्सो जो पावर है स्टेट लेजिस्लेचर की कानून बनाने की उस स्टेट के मैटर पे वो रिस्ट्रिक्ट नहीं की गई है। और जब भी दोनों के बीच में इनकंसिस्टेंसी होगी तो पार्लियामेंट्री लॉ ही ऑलवेज प्रिवेल करेगा। नेक्स्ट है कि व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, कि हमने देख लिया कि राज्यसभा का रेजोल्यूशन, और नेक्स्ट है नेशनल इमरजेंसी। और नेक्स्ट हम देख रहे हैं थर्ड पॉइंट इसमें कि व्हेन स्टेट मेक अ रिक्वेस्ट, तो जो लेजिस्लेचर 2 या उससे ज्यादा स्टेट एक रेजोल्यूशन पास कर दें कि पार्लियामेंट को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो एक ऐसा कानून बना दे स्टेट लिस्ट के मैटर पे कि जो पार्लियामेंट है वो कानून बना सकती है फिर उस मैटर पे। और अ लॉ सो इनेक्टेड अप्लाइज ओनली टू दोज स्टेट, कि जो कानून तब रेजोल्यूशन के बाद बनाया जाता है तो वो केवल उन्हीं स्टेट पे अप्लाई होता है जिन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया गया है। हाउएवर कोई जो दूसरी स्टेट है ये बाद में भी इसको अडॉप्ट कर सकती है इस कानून को बाद में, कैसे कि एक रेजोल्यूशन अगर वो भी दूसरी जो स्टेट है वो भी पास कर दे। और ये इस तरह के जो कानून होते हैं वो केवल अमेंड किए जा सकते हैं और रिपेल किए जा सकते हैं पार्लियामेंट के द्वारा, जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसके द्वारा नहीं किए जा सकते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप अपनी बुक में हेडिंग से उसे उसके मार्क करके रखेंगे ये लाइन कि सच अ लॉ कैन बी अमेंडेड और रिपेल्ड ओनली बाय द पार्लियामेंट नॉट बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द कंसर्न स्टेट। और जो इफेक्ट क्या है ऑफ पासिंग रेजोल्यूशन, कि इसका इफेक्ट क्या आता है इस अबव प्रोविजन के तहत, जो पार्लियामेंट है वो एंटाइटल बन जाती है कि वो कानून बना सकती है विद रिस्पेक्ट टू जो भी मैटर फॉर विच इट हैज नो पावर टू मेक अ लॉ, कि जब अभी तक इसके पास पावर नहीं थी कि वो स्टेट लिस्ट में कानून
के मैटर पे कानून बना सके, लेकिन जब 2 या मोर स्टेट्स ने रेजोल्यूशन पास कर दिया तो पार्लियामेंट कॉम्पिटेंट होगी कि वो अब इन मैटर्स में भी कानून बना सकती है। ऑन द अदर हैंड जो स्टेट लेजिस्लेचर है ceases to have the power to make a law with respect to that matter। और दूसरी ही तरफ जैसे ही पार्लियामेंट यहाँ पे इस केस में एम्पावर होती है कि वो किस पर्टिकुलर मैटर पे अब कानून बना सकती है, जब रेजोल्यूशन 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट ने पास कर दिया तो उसी सेम मैटर पे अब जो स्टेट है वो कानून नहीं बना सकती। और रेजोल्यूशन जो है वो ऑपरेट होता है एज एन एब्डिकेशन और सरेंडर ऑफ द पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। कि कॉमन सेंस यही है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट या स्टेट्स पार्लियामेंट के बोल रही है रेजोल्यूशन पास करके कि आप उनकी मैटर पे कानून बनाइए, तो उसका मतलब यही होता है कि जो उन्होंने अपनी जो पावर है वो सरेंडर कर दी उस मैटर के प्रति। इट इज प्लेस एंटायरली इन द हैंड ऑफ द पार्लियामेंट विच अलोन कैन देन लेजिस्लेट विद रिस्पेक्ट टू इट। और जो एग्जाम्पल दिए हैं इस रिगार्ड में कि ये प्राइस कंपटीशन एक्ट की जैसे इस प्रोविजन को यूज करके जो एक्ट लाए गए हैं उसके एग्जाम्पल दिए गए हैं। तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972 का, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 का, अर्बन लैंड सीलिंग एंड रेगुलेशन एक्ट 1976 एंड ट्रांसप्लांटेशन ऑफ ह्यूमन ऑर्गन एक्ट 1994। नेक्स्ट देखते हैं कि टू इम्प्लीमेंट इंटरनेशनल एग्रीमेंट। तो ये फोर्थ है हमारा कंडीशन कि जब पार्लियामेंट एम्पावर हो जाती है कि वो स्टेट लिस्ट पे कानून बना सकती है, तो जो पार्लियामेंट है वो लॉ बना सकती है किसी भी सब्जेक्ट पे जो स्टेट लिस्ट के अंदर है इंटरनेशनल ट्रीटीज एग्रीमेंट कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए। और ये प्रोविजन अनेबल करता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि वो सभी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस तो जो भी उसके कमिटमेंट है वो फुलफिल करे, और इसके एग्जाम्पल मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि जब प्रेसिडेंट रूल अप्लाई होता है कि जब प्रेसिडेंट रूल इम्पोज होता है स्टेट के अंदर, जो पार्लियामेंट होती है वो एम्पावर हो जाती है कि वो कोई भी कानून बना सकती है रिगार्डिंग द मैटर इन द स्टेट लिस्ट। और जब जो भी लॉ पार्लियामेंट द्वारा बनाया जाता है वो कंटिन्यू रहता है टू बी ऑपरेटिव इवन आफ्टर द प्रेसिडेंट रूल एंड्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये बुक में आप अंडरलाइन करेंगे कि ये इसका मतलब ये है कि जो पीरियड है कि जब तक ये लॉ रहेगा इन फोर्स वो को टर्मिनस नहीं है ड्यूरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट रूल, कि जब तक प्रेसिडेंट रूल रहेगा इसका मतलब ये नहीं है कि तब तक ही ये जो पार्लियामेंट द्वारा स्टेट मैटर पे रूल बनाया गया तब तक रहेगा, नहीं, ये उसके बाद भी कंटिन्यू हो सकता है। और ये जो पावर है बट सच अ पावर कैन बी रिपेल्ड और ऑल्टर्ड और रीएनेक्टेड। वेरी इंपॉर्टेंट कि इस तरीके के जो लॉ है वो रिपेल्ड और ऑल्टर और रीइनेक्ट किसके थ्रू किया जाता है, स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू। तो इस पैराग्राफ की 2 इंपॉर्टेंट लाइन है, आप मार्क करके रखेंगे कि ये को टर्मिनस नहीं है। और सेकंड जो ये इस तरीके के जो कानून होते हैं उनको रिपेल करने का, रीइनेक्ट करने का, ऑल्टर करने का जो भी पावर है वो स्टेट लेजिस्लेचर के पास है। तो हमने जो तीनों टीडीपीसी डीपीसी हमने देख लिया कि हमने तीनों चेक कर लिया। अब हमें सी स्टार्ट करना है, तो स्टार्ट करते हैं विद अवर सी दैट इज सेंटर्स कंट्रोल और स्टेट लेजिस्लेचर। बिसाइड की जो हमने ऊपर देखा कि पार्लियामेंट के पास पावर हो जाती है कि वो कानून बना सकता है डायरेक्टली स्टेट के सब्जेक्ट पे। कुछ ऊपर जो 5 एक्सेप्शनल सिचुएशन पड़ी है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसने सेंटर को भी एम्पावर किया है कि वो कंट्रोल कर सकती है, एक्सरसाइज कर सकती है कंट्रोल स्टेट लेजिस्लेचर मैटर में भी। किन मैटर फॉलोइंग वेज में नीचे दिए गए हैं कि जब गवर्नर साहब रिजर्व करते हैं सर्टेन टाइप्स ऑफ बिल को जो स्टेट लेजिस्लेचर ने पास किया है प्रेसिडेंट साहब की कंसिडरेशन के लिए, तो जो प्रेसिडेंट है वो उस पर एब्सोल्यूट वीटो एंजॉय करते हैं। तो ये हम ऑलरेडी प्रेसिडेंट डिस्कस कर चुके हैं उनकी पावर्स में। और जो बिल है वो सर्टेन मैटर जो भी स्टेट लिस्ट के अंदर दिए गए, तो स्टेट लिस्ट में जो कुछ इस तरीके के मैटर्स हैं जिन पे बिल इंट्रोड्यूस स्टेट लेजिस्लेचर में केवल जो प्रेसिडेंट साहब हैं उनकी परमिशन के बाद ही होता है। तो ये भी एक एग्जांपल हो गया कि सेंट्रल कंट्रोल ओवर द स्टेट लिस्ट। तो इसका एग्जांपल है कि जो बिल इंपोज करते हैं रिस्ट्रिक्शन ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। थर्ड है कि जो सेंटर है वो डायरेक्ट कर सकते हैं स्टेट को कि वो रिजर्व करें मनी बिल को और अदर फाइनेंशियल बिल को जो स्टेट लेजिस्लेचर द्वारा पास किया जाएगा फॉर द प्रेसिडेंट कंसिडरेशन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं और एक इमरजेंसी चैप्टर में भी आपको ये पूरा ही क्लियर हो जाएगा। और इससे अब से ये क्लियर हो जाता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो असाइन किया है एक पोजीशन ऑफ सुपरमेटी कि सुपीरियर किसको दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, सेंटर को कानून बनाने के स्फीयर में। और इसी कंटेक्स्ट में जो सरकारी कमीशन और सेंटर स्टेट रिलेशन में उसने ऑब्जर्व किया कि जो रूल है फेडरल सुपरमेसी का ये एक टेक्निक है जिससे कि एब्सर्डिटी अवॉइड की जा सके, जो भी कंफ्लिक्ट है और एक दूर किया जा सके, एक हार्मनी एंश्योर की जा सके सेंटर और स्टेट के बीच में।
अगर इफ दिस प्रिंसिपल ऑफ यूनियन सुप्रीमेसी इज एक्सक्लूडेड, अगर ये यूनियन सुप्रीमेसी का प्रिंसिपल को एक्सक्लूड किया जाए तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा इमेजिन करना कि क्या रिजल्ट होंगे। एंड देयर विल बी एवरी पॉसिबिलिटी कि दो टियर जो पॉलिटिकल सिस्टम है बीइंग स्टिफल्ड बाय द इंटरफेरेंस, कि वही की इस जो समरी है जो पैराग्राफ की, कि जो ये सुप्रीमेसी अगर नहीं रखी गई तो दोनों के बीच में जो हार्मोनिक रिलेशन है, कोऑपरेशन है, ये नहीं रहेगा। हम अभी आगे डिस्कस भी करेंगे कि जो रिलेशनशिप है इसको सही करने के लिए क्या क्या किया गया। तो गाइज हमने जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है वो डिस्कस कर लिया, एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन इसका नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं। और आप प्लीज सब्सक्रिप्शन बटन को दबाइए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।